नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि जो लोग रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे, उनको पता होगा ये सेशन जो चला रहा हूं मैं, इसमें पूरा क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट बुक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जो आपके प्रीवियस ईयर में चाहे वो जेई हो या नीट हो, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको डिस्कस करते हैं। इसके अलावा थ्योरी का एक अलग से सीरीज चलाता हूं, जहां पे सारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मैं कवर करता हूं। अगर आपने सर्कुलर मोशन का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं देखा है, तो सर्कुलर मोशन के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया हूं, वहां पे आप जाइए। 7 वीडियो है, उसको देखिए, सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एससी वर्मा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे। जो क्वेश्चन रह गए थे उसको आज के सेशन में डिस्कस करते हैं। और आप शांति से 35 से 40 मिनट देखिएगा, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। देखो यार, अगर आप थ्योरी केवल रट रहे हो और क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन चालू करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को पहले आप खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कर रहा हूं। और देखिए कि आपसे मिस्टेक्स हो कहां पे रही है, क्योंकि जब तक मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई नहीं करोगे उस पे आप काम नहीं कर पाओगे। तो चलो इसको रीड करते हैं। अ मोटरसाइकिल हैज टू मूव विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑन एन ओवर ब्रिज which is in the form of a circular arc of radius r and has a total length l. Suppose the motorcycle start from the highest point. इसमें 3 पार्ट दिया है। पहला पार्ट है, चलो पहले इसको समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल है जो कांस्टेंट स्पीड से एक ब्रिज पर जा रहा है। और वो ब्रिज किस शेप में है? सर्कुलर आर्क। आप लोगों ने ब्रिज को देखा होगा ना, यहाँ पे जैसे ऐसे होता है, रोड नॉर्मल आती रहती, जब ब्रिज आने वाला रहता है कुछ इस तरीके से जाती है, फिर ऐसे नीचे आके जाने लगती है। देखे हो कि नहीं रोड ऐसे, जहां पे भी ब्रिज बनता है, ये देखो, अगर ए है, ये जो बी से सी के बीच है, इस शेप में रहता है कि नहीं आपका ब्रिज? देखे होगे आप कभी दूर से ब्रिज को जाके देखना, ऐसा ही आपको दिखेगा। कुछ इस तरीके से ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे आएगा। तो जो इसका शेप है वो सर्कुलर आर्क है, जिसका रेडियस यहाँ पे कितना दिया हुआ है? जिसका रेडियस दिया हुआ है आर है। ठीक। और क्या दिया है? ब्रिज का लेंथ जो है वो कैपिटल एल है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है? एल। और इसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर। ठीक। आपसे पूछ रहा है कि जब इस पे एक स्कूटर लेके आ रहा है, स्कूटर को मैं पॉइंट मास मानता हूं, जब स्कूटर यहाँ पे पहुंचा तो उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बिना स्लिप किए हुए चला जाए? समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन में पहले जो दिया हुआ है यहाँ पे मैं लिख देता हूं। यहाँ पे क्या है? आर है। आर इक्वल टू, देखो एकदम आराम से क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन को एक बार आप समझ गए ना, इस पे कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा उसको इजीली कर लोगे। इसलिए क्वेश्चन को कितना भी टाइम लग रहा है आप उसको रीड करिए और अपने दैनिक जीवन से जोड़ने की कोशिश कीजिए कि पूछ किस वे में रहा है। एक बार उसको आप समझ गए, विजुलाइज कर लिए, तो क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। चलो पहला पार्ट सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे मैं स्लाइड ऐड करता हूँ। पहला पार्ट हम केवल सर्कुलर पार्ट को ले रहे हैं, मान लेते हैं ये हमारा सर्कुलर आर्क है। ठीक, सर्कुलर आर्क है। समझ में आया कि नहीं? इसको और छोटा कर देते हैं। जो ब्रिज है वो कुछ इस तरीके से सर्कुलर आर्क में दिया हुआ है। समझ में आया कि नहीं? यहां से अगर सर्कुलर आर्क है हमारा, यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है? सेंटर पर मान लेते हैं 2 अल्फा एंगल बना रहा है। अब जो स्कूटी है या स्कूटर वाला, वो पॉइंट मास यहाँ पे मान लेते हैं एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा है। अब अगर स्कूटर का मास m है, स्कूटर का मास m है, तो एक ग्रेविटी फोर्स आएगा कि नहीं? mg। और इसको बैलेंस करके कौन रखेगा स्लिप ना करे? जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वही बैलेंस करके रखेगा ना उसको। देखो इस कलर से कर रहा हूं, mv²/r। समझ में आया कि नहीं? जो इसका वेट है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस करके रखेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे कौन कौन बराबर है? हाईएस्ट पॉइंट पे आपका
mg जो इसका वेट है इसको बैलेंस कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और हमसे क्या इसमें पूछा था, वो वेलोसिटी बतानी है जिस पे ए स्लिप ना करे, रोड को ना छोड़े, समझ गए। तो चलो इसको m से m कैंसिल हो गया, हमें क्या चाहिए था v स्क्वायर इक्वल टू आर जी। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो v इक्वल टू निकल के आएगा रूट आर जी। समझ में आया कि नहीं, हमारा पहला आंसर निकल के आ गया। बस आपको क्या करना था, वेट को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस करना था। अब चलो इसका दूसरा पार्ट स्टडी करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में 3 पूछा गया है, एक बार आप इसको अच्छे से समझिए। इस पे कैसा भी क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आप इसको आराम से कर लोगे। तो चलो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, इफ द मोटरसाइकिल गोज एट स्पीड 1/√2 टाइम्स द मैक्सिमम फाउंड इन पार्ट ए। जो हम पार्ट ए में जो पहले में हमारी स्पीड आई है, अभी स्पीड उसका 1/√2 टाइम्स ज्यादा हो जा रहा है। आपसे पूछ रहा है वो स्पीड बताइए जहां पर ए रोड का कांटेक्ट छोड़ देगा। अगर हम स्पीड 1/√2 टाइम्स इंक्रीज करें तो किस पॉइंट पर रोड के कांटेक्ट को लीव कर देगा, वो पॉइंट आपको बताना है। आप सभी ने इमेजिन किया होगा, कभी पुल या ब्रिज रहते हैं और बाइक तेज स्पीड से ले जा रहे हो, अचानक से जब नीचे उतरने लगो जंप करके ऐसा लगता है कि पूरा चक्का हवा में आ गया कि नहीं, सबने उसको फील किया होगा। तो वही होता है कि वो रोड को वहां पे छोड़ देती है, वही यहाँ पे पूछ रहा है। तो चलो इसको बनाते हैं, मान लेते हैं हमारा सर्कुलर आर्क है, ठीक। इसका एंगल कितना एंगल है, 2 अल्फा, जो सेंटर पर एंगल बना रहा है 2 अल्फा। अब मैं मान लेता हूं कि जो यहाँ पे एक मैं पॉइंट दे दे रहा हूं, जब हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आएगा इधर ही इसका लीव करने के चांसेस सबसे ज्यादा है। यहाँ पे एक पॉइंट मान देता हूं बी, और इसी पॉइंट पे मैं मानता हूं कि लीव करेगा। अगर ये बी पॉइंट पे मैंने यहाँ पे माना इसका मास m है, तो नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा mg, यही आएगा ना। और यहाँ से मैं एंगल का प्रोजेक्शन डालता हूं, यहाँ से ये बाहर की तरफ क्या आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इसको बैलेंस करेगा mv²/r। और देखो जब यहां से अल्फा बना रहा है, आधा करेंगे तो अल्फा बनाएगा, और ए एंगल कितना बनाएगा, रुको इसको मैं और जूम करके यहां दिखाता हूं। जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से है ना, यहाँ पे आप देखिए जो यहाँ पे एंगल बना रहा है ये कितना बना रहा है, अल्फा। अगर ये पूरा 2 अल्फा है, जब इसको हम आधा करेंगे तो ये बनेगा अल्फा। अगर ये अल्फा हुआ तो ये भी अल्फा हुआ। वेट आया नीचे mg, जब हम mg का कंपोनेंट देंगे इधर क्या इसका निकल के आएगा, mg cos अल्फा इस एक्सिस पे, और बाहर की तरफ आपका क्या आएगा, mv²/r। समझ में आया कि नहीं, ये पहले बताओ। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट समझ में आ जाएगा। तो चलो अब हम मान लेते हैं, यहाँ पे हम माने हैं सपोज। देखो ये क्वेश्चन में 3 टाइप की वैरायटी पूछी गई है, अच्छे से आप समझिएगा। सपोज इट लॉसेस द कांटेक्ट, सपोज इट लॉसेस द कांटेक्ट एट बी, जो हमने बी पे माना है। और स्पीड हमें कितना दिया है, जो पार्ट ए में आया है उसका कितना टाइम दिया है, गिवन v इक्वल टू 1/√2 टाइम्स ए इनिशियल, जो इसकी स्पीड आई है, ए स्पीड कितना है, √rg। इतना डेटा हमको दिया हुआ है। अब इसी के हेल्प से हम इसको निकालेंगे कि किस डिस्टेंस पे जाके इसको ये लीव करेगा। तो चलिए यहाँ पे हम सेम इस फोर्स को बराबर कर देते हैं। यहाँ पे इसका क्या आएगा, जब कंपोनेंट देंगे एम जी कॉस अल्फा, और इसके परपेंडिकुलर साइन अल्फा आएगा, उसका हमें काम नहीं है तो उसका हम नहीं लिखते हैं। तो चलिए फोर्स को बैलेंस करते हैं। एम जी कॉस अल्फा है ना, हाँ, एम जी कॉस अल्फा इक्वल टू एम भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ठीक। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। जब एम जी कॉस अल्फा इक्वल टू एम भी स्क्वायर बाई आर, यहाँ से हमें किसका पूछा है, हमको डिस्टेंस पूछा है जहां पे उसको रिलीज करेगा। अब हम वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे, एम से एम क्या हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से भी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, भी स्क्वायर इक्वल टू आर जी कॉस अल्फा। अब चलो कॉस अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं।
वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? वी स्क्वायर की वैल्यू आई है। 2 को हम अंदर लाएं तो उसको एक साथ ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, आर जी बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी कॉस अल्फा। समझ में आया कि नहीं? अब चलो इसका हम स्क्वायर कर देते हैं। जब दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल के आएगा? यहाँ पे एक मिनट देख लेते हैं क्या है। भी स्क्वायर ना, हाँ इसका स्क्वायर है। जब इसको हम स्क्वायर करेंगे निकल के आएगा आर जी बाई 2 इक्वल टू आर जी कॉस अल्फा। आर जी से आर जी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपका आएगा कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2। यहाँ से अल्फा इक्वल टू निकल के आएगा। काश कितने की वैल्यू 1/2 होती है? 60 डिग्री। और 60 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे पाई/3। समझ में आया कि नहीं? अब आप ध्यान से देखो, अल्फा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? जो अगर हमारा एंगल है, यहाँ पे आपको पता है ना, यही लिख देता हूं। अगर कोई एंगल है, यहाँ पे आर्क, अगर कोई एंगल लेंथ एल है और यहाँ पे एंगल अल्फा या थीटा जो भी बना रहा, हमने माना है थीटा बना रहा है, जहां पे वो लीप करेगा तो कितना बनाएगा? अल्फा इक्वल टू एल बाई आर आएगा कि नहीं? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, उसी को हमने यहाँ पे लगाया है। तो एल बाई आर इक्वल टू पाई/3। तो यहाँ से जब एल निकालेंगे, एल निकल के आएगा पाई/r/3। तो किस डिस्टेंस पे लीप करेगा उस ट्रैक को? पाई/r/3 डिस्टेंस पे उसको लीप कर देगा। समझ में आया कि नहीं? दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर ना समझ में आया हो, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अब चलो सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में पूछ रहा, व्हाट मैक्सिमम यूनिफॉर्म स्पीड कैन इट मेंटेन ऑन द ब्रिज इफ इट डज नॉट लूज कांटेक्ट एनीवेयर ऑन द ब्रिज। देखो ये कह रहा है कि इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी अगर ये ब्रिज पे शुरू से लेके लास्ट तक कांटेक्ट में ही रहा है, वहां से कांटेक्ट छूटा नहीं है। तो चलिए उसको सॉल्व कर देते हैं। एकदम इजी सा, जैसा हमने बी पार्ट नहीं किया सेम उसी तरीके से है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले उसको बना देते हैं अपना आर्क। मान लेते हैं जो हमारा कांटेक्ट है रोड का, वो कहाँ पे इसको लीव कर रहा है? जो एकदम लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे 2 अल्फा बना रहा था। एक जो एकदम इंड पॉइंट है, देखो अगर इंड पॉइंट पे सेफली आ गया मतलब हमारा एकदम सेफ जाएगा, जाएगा कि नहीं? मान लेते हैं स्कूटर इंड पॉइंट पे आ गया है। तो यहाँ पे जब एम है, ये ध्यान से देखो, यहाँ पे एक इसका ग्रेविटी फोर्स आएगा अगर मास एम है, एम जी। यहाँ पे लिख देता हूँ एम। और बाहर क्या आएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम भी स्क्वायर बाई आर। अगर यहाँ अल्फा बना रहा है तो यहाँ कितना एंगल बनाएगा? यहाँ भी अल्फा बनाएगा, है कि नहीं? इसका आधा करो, अभी पिछले में ही दिखाते हुआ अल्फा। तो ए भी होगा आपका अल्फा। जब इसका हम रिजल्टेंट देंगे, यहाँ क्या निकल के आएगा? एम जी कॉस अल्फा। तो चलो इसको बैलेंस करते हैं। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑन द ब्रिज बी भी, यहाँ पे लिख देता हूँ लेट यूनिफॉर्म स्पीड पूछा है, यूनिफॉर्म मतलब स्पीड बराबर रहे। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑन द ब्रिज, कितना हमने मान लेते हैं? भी मान लेते हैं। ऑन द ब्रिज बी भी। अब देखो ये कहाँ पे फेल करेगा? जो ये पॉइंट है, चांसेस ऑफ लूजिंग इट्स कांटेक्ट, चांसेस ऑफ लूजिंग इट्स कांटेक्ट, कहाँ पे लूज करने के चांस सबसे ज्यादा है? एकदम लास्ट पॉइंट पे। अगर लास्ट पॉइंट पे सही सलामत निकल गया तो सारा कवर कर देगा। इज मैक्सिमम एट द एंड ऑफ द ब्रिज। यहां तक कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो यहाँ पे लिखते हैं। अब इसको कौन बैलेंस कर रहा है? एम भी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू क्या निकल के आएगा इधर? एम जी कॉस अल्फा। ठीक, एम से एम कैंसिल हो गया। हमें क्या चाहिए? स्पीड चाहिए। भी स्क्वायर इक्वल टू आर जी कॉस अल्फा। तो हमें कॉस अल्फा की वैल्यू चाहिए। यहाँ से इस पूरे में देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल ले रहे हैं लेंथ का। 2 अल्फा इक्वल टू क्या होगा? लेंथ है एल और रेडियस है आर। तो 2 अल्फा इक्वल टू एल बाई आर आ जाएगा। यहाँ से अल्फा इक्वल टू
एल बाई टू आर आएगा कि नहीं। और पिछले में जहां पे कॉन्टैक्ट लूज कर रहा था इसलिए हमने एल बाई आर रखा था। कंफ्यूज मत होना दोनों में कि वहां क्यों टू रखा और यहाँ टू नहीं आया। तो चलो कॉस अल्फा की यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, भी स्क्वायर इक्वल टू आर जी कॉस एल बाई टू आर। अब इधर भी स्क्वायर है, यहाँ इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, भी इक्वल टू निकल के आएगा आर जी कॉस एल बाई टू आर। देखो ये जो प्रोसेस मैं आपको सिखाया, डेटा चेंज करके इस पे 3 टाइप के अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे। इसलिए वीडियो को पॉज करना, एक बार फिर से शांति से बैठ के देखना, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन चालू करते हैं। पहले आप इसको पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हो रहा है तो मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखिए कि मिस्टेक्स कहां पे आपसे हो रही है। चलिए, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कर रहा हूं, देखिए आप। A car goes on a horizontal circular road of radius r. The speed increasing at a constant rate dv by dt equal to a. The friction coefficient between the road and the tire is mu. Find the speed at which the car will skid. देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके PYQ देखोगे भर भर के इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आए हुए हैं। स्टूडेंट लोग एक यहाँ कॉमन मिस्टेक करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिया हुआ है। तो चलो ये कह रहा है कि एक कार है जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड पर जा रही है। तो चलो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड बना देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक, यहाँ पे एक कार है तो उसका कलर क्या कर दूं, रेड कर देता हूं। रोड पे जा रही है। अब देखो जब ये रोड यहाँ से टर्न देगा, ये क्या मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन कर रहा है कि नहीं। और यहाँ ध्यान से देखो जो एक्सेलरेशन है, यहाँ पे देखो चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो यहाँ पे दोनों एक्सेलरेशन आएगा। स्टूडेंट लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जो हम ए लिखेंगे वो ए नेट लिखेंगे, न कि हम रेडियल लिखेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन कंटीन्यूअस इंक्रीज हो रहा है, यही इसमें ट्विस्ट है। तो इधर एक एक्सेलरेशन आएगा, क्या आएगा इधर, रेडियल। और रेडियल की वैल्यू क्या होती है, रेडियल की वैल्यू आपकी होती है भी स्क्वायर बाई आर, अगर इसका रेडियस आर है। और एक इसके टेंजेंट में आएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसको एटी ऐसे नीचे दिखाते हैं। एटी इक्वल टू क्या होता था, डी वी बाई डी टी या आर अल्फा। याद है ना पहला लेक्चर जब मैं सिखाया था। और यहाँ डी वी बाई डी टी की वैल्यू ए दिया हुआ है। पहले बताइए समझ में आया कि नहीं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। देखो ये टर्न दे रहा है, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ रेडियल और टेंजेंशियल दोनों कंपोनेंट आया है। अब देखो हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे चल रहा है, तो यहाँ पे मैं उसको आपको कार को बना दे रहा हूँ। रेड कलर से है तो रेड ही कलर रखते हैं। अब देखो यार, जब कार यहाँ पे जा रही है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर आराम से जो जो दिया है आराम से समझेंगे। फील लेना जरूरी है क्वेश्चन का। अगर ये वर्टिकल है, यहाँ नीचे आएगा एम जी। अब देखो ये सरफेस के कांटेक्ट में है, तो ऊपर आएगा नॉर्मल एन, ये सब आपका यहाँ चक्का बना देना है। ठीक, अब देखो जब ये आगे जा रहा है इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन कंटीन्यूअस चेंज हो रहा है, तो कौन सा एक्सेलरेशन आएगा, टोटल जो एम ए नेट, नेट एक्सेलरेशन, नेट इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। और जब इस रोड का फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट म्यू दिया है, तो पीछे क्या लगेगा, पीछे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा म्यू एन। ये समझ में आया कि नहीं। कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन में दिया था उसी को मैंने यहाँ पे विजुलाइज करके एक्सप्लेन किया हूँ। तो चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। समझ में आया ना, किसको लिखूं, एक्सेलरेशन क्यों आया, लिख लेना। एक्सेलरेशन हैज बोथ टेंजेंशियल एंड रेडियल कंपोनेंट, जहां पे लगा दिया। तो यहाँ जो मोशन हो रहा है, ये मोशन यूनिफॉर्म है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। यूनिफॉर्म में एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पे जो मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। जब नॉन यूनिफॉर्म है तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, नेट एक्सेलरेशन चाहिए। तो चलो हम नेट एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। ए नेट, ए नेट इक्वल टू क्या होगा, ए रेडियल का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल का स्क्वायर। तो दोनों का स्क्वायर दे देते हैं, भी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी वी बाई डी टी की वैल्यू क्या दिया है टेंजेंशियल का, ए।
तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, ए स्क्वायर। ए समझ में आया कि नहीं? ए नेट हमको मिल गया। अब हम देखो जो हमारा है फाइंड द स्पीड एट व्हिच टायर विल स्किड, तो हमें वो स्पीड फाइंड आउट करनी है जिस पे वो स्किड ना करे। तो चलो इस फोर्स को हम बराबर करते हैं, जो फ्रिक्शनल फोर्स और हमारा वो फोर्स जो उसको ड्राइव कर रहा है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू एन इक्वल टू एम ए नेट। चलो अब n की वैल्यू पुट करते हैं, n इक्वल टू क्या होगा, mg। तो इधर आएगा म्यू mg इक्वल टू m। ए नेट की वैल्यू हमने क्या निकाला है, v स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ m से m कैंसिल हो गया। म्यू जी इक्वल टू क्या निकल के आया है, रूट v स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए, जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल के आएगा, म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर इक्वल टू ए अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि दोनों तरफ का मैंने स्क्वायर किया है। इधर आएगा v स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर, मतलब v की पावर कितना हो जाएगा जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, v की पावर 4 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमें भी की वैल्यू चाहिए स्पीड, तो चलो ए स्क्वायर को इधर ले जाके माइनस करते हैं, भी की पावर 4 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर। ए स्क्वायर इधर प्लस है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो आर स्क्वायर यहाँ डिवाइड है, भी की पावर 4 इक्वल टू आर स्क्वायर का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये आएगा म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। अब हमें भी की वैल्यू पूछा है, भी की पावर 4 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, पावर 1/4 हो जाएगा। भी इक्वल टू आर स्क्वायर ब्रैकेट में कितना है, म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और इसके पूरे के पावर कितना है, जब भी यहाँ से फ्री होगा ए आ जाएगा 1/4। देखो इस कॉन्सेप्ट पे एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, ध्यान से इन सबको समझिएगा। इसलिए ये आपका एक कॉन्सेप्ट के फॉर्म में सारा दिया हुआ है, क्योंकि वो डेटा कुछ भी चेंज कर सकता है। यहाँ dv/dt की वैल्यू कुछ भी चेंज करेगा, आर का चेंज करे, हमें क्या, हमने तो कॉन्सेप्ट पता है, हम उसको आराम से सॉल्व कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए, एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए। देखो आज के जो क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में 2 से 3 टाइप की वैरायटी है, इसलिए आज का सेशन जो है, इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार करिएगा, तब तक करिएगा जब तक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छप ना जाए। आई होप आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कर रहा हूं, और देखिए कि आपसे मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही है और आप कॉन्सेप्ट अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो चलिए इसको देखते हैं। A block of mass m is kept on a horizontal ruler. The friction coefficient between the ruler and the block is mu. The ruler is fixed at one end and the block is at a distance L from the fixed end. The ruler is rotated about the fixed end in the horizontal plane through the fixed end. देखो यार ये एकदम इजी क्वेश्चन है, आप सभी ने इसको प्रैक्टिकली किया होगा। कभी क्या होता है कि आप हाथ में एक डंडा ले लो या कुछ उसको पकड़ लेते हो और उसके ऊपर कोई एक छोटा सा पार्टिकल रखते हो, फिर उसको एक हॉरिजॉन्टल स्पेस में घुमाना शुरू करते हो कि नहीं, और जब ज्यादा स्पीड से घुमाओ तो उसके ऊपर जो दूसरा पार्टिकल रखे हो वो काफी स्पीड से उससे फेंका जाता है, दूर चला जाता है। तो वही पूछ रहा है कि हम उसको कितने मैक्सिमम स्पीड से घुमाएं कि जो दूसरा पार्टिकल हम उस स्टिक पर रखे हुए हैं वो उसको लीव ना करे। समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? अब इसमें 2 पार्ट दिया हुआ है, एक-एक करके दोनों को सॉल्व करते हैं। पहला क्या पूछ रहा है, व्हाट कैन द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड बी फॉर व्हिच द ब्लॉक डज नॉट स्लिप। आपसे पूछ रहा है कि उसकी मैक्सिमम एंगुलर स्पीड क्या हो जिससे ब्लॉक स्लिप ना हो। तो चलिए पहले जो दिया है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। एक रॉड है, ठीक, एक रॉड है जो एक एंड पर फिक्स है, मान लेते हैं यहाँ पे फिक्स है, ठीक। अब ये इसके चारों तरफ घुमाया जाएगा और यहाँ पे एक पार्टिकल रखा हुआ है जिसका मास इन्होंने दिया है, कितना है, मास m। समझ में आया कि नहीं?
देखो, और जो ये ब्लॉक यहाँ फिक्स एंड से रखा हुआ है, इसकी दूरी कितनी है? इसकी दूरी है कैपिटल एल। और ये जो ब्लॉक और जिस पे रखा हुआ है, यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू। देखो, जो दिया है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब मान लेता हूँ कि इसको ओमेगा 1 स्पीड से घुमाना चालू किए, ये ब्लॉक को इसके अराउंड हॉरिजॉन्टल प्लेन में ओमेगा 1 से। अब देखो, जब ये ब्लॉक इसमें घूमेगा तो इस पे कितने टाइप के फोर्स आएंगे, उन सबको हम यहाँ पे लिखते हैं। समझ में आया कि नहीं? अगर कुछ भी डाउट है तो वीडियो को आप पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन को इमेजिन करना इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जब ये ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, इस पे कितने फोर्स आएंगे, पहले हमें उसका एफबीडी चाहिए। अब देखो, अगर मास सेम है तो धरती माता इसको नीचे खींचेंगी, एक ग्रेविटी फोर्स आएगा mg। और जब दो सरफेस आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, तुरंत एक आता है नॉर्मल रिएक्शन, जो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से आता है। ये दो फोर्स तो आएंगे ही आएंगे। अब देखो, जब इस ब्लॉक को आप इसके अराउंड रोटेट करोगे, ये ब्लॉक किधर जाएगा? आगे जाएगा कि पीछे जाएगा? ये ब्लॉक राइट साइड में जाएगा, क्योंकि इधर ही भागने के चांसेस है ना। अंदर आएगा तब तो इसको लीव ही नहीं करेगा। लीव इसको कब करेगा? जब राइट साइड में जाएगा। जब राइट साइड में मोशन करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स इस साइड में लगेगा, क्योंकि ब्लॉक आपका आगे जाने की कोशिश करेगा, और जो फ्रिक्शन है वो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? म्यू एन। ये समझ में आया कि नहीं? और इसको बैलेंस करके रखने के लिए कौन पैदा होगा? जैसे ही भागने की कोशिश करेंगे, तुरंत आ जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको हम एफ सी से लिख देते हैं। चलो, एम आर। आर की वैल्यू कितना है? फिक्स एंड से एल है, तो एम एल। और किस स्पीड से घुमाया जा रहा है? ओमेगा 1 स्क्वायर से। ये समझ में आया कि नहीं? सारी चीज अच्छे से समझिए। ब्लॉक एम था, जब इसको ओमेगा 1 स्पीड से रोटेट करना शुरू किए तो ब्लॉक आगे जाने की कोशिश करेगा, जिससे पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। और जब इसको बैलेंस कौन करेगा? फ्रिक्शन फोर्स पीछे ना ले जा पाए, इसको बैलेंस करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और उसका फार्मूला होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर। जहां से घूम रहा है उस रेफरेंस से वो पार्टिकल की दूरी, तो यहाँ पे एल दिया था, आर की वैल्यू एल, और जिस स्पीड से घूम रहा है ओमेगा 1, उसको हमने माना है। अब अगर ये इसको स्लिप ना करे, ब्लॉक डज नॉट स्लिप, किस कंडीशन में स्लिप नहीं करेगा? देखो यार, कॉन्सेप्ट मेरा सिखाने का मेन मोटो है। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए ना, क्वेश्चन तो कुछ भी घुमाए उसको आप आराम से कर लोगे। जब हमारा फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर रहे, तभी तो इक्विलिब्रियम बनी रहेगी, नहीं तो ये इसको लीव कर देगा। और एन की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से एन की वैल्यू होगी म्यू एम जी इक्वल टू एम एल ओमेगा 1 स्क्वायर। यहाँ से एम कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? म्यू जी। हमें ओमेगा की वैल्यू चाहिए, ओमेगा 1 स्क्वायर इक्वल टू म्यू जी बाई एल। तो चलो, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ओमेगा 1 की वैल्यू आएगी रूट म्यू जी बाई एल। तो इस जो रॉड है जिसपे ब्लॉक रखा हुआ है, कितना मैक्सिमम स्पीड से घुमाएंगे कि इसको लीव ना करे? रूट म्यू जी बाई एल स्पीड से। अगर इससे ज्यादा करोगे तो ये ब्लॉक यहाँ से बाहर चला जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब चलो, इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या कह रहा है? इफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द रूलर इज यूनिफॉर्मली इंक्रीज्ड फ्रॉम जीरो एट एन एंगुलर स्पीड अल्फा। देखो, अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था, फिर से एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ पे नेट आएगा। समझ में आया कि नहीं? एट व्हाट एंगुलर स्पीड विल द ब्लॉक स्लिप। बोल रहा है जब एंगुलर स्पीड आपका जीरो से लेके और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा तक चेंज हो रही है, तो कितने मैक्सिमम स्पीड से हम घुमाएं को ब्लॉक स्लिप ना करे। यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, इसको भी पहले डायग्राम बनाते हैं, तब आराम से चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए, सबसे पहले एक रॉड बना देते हैं। एक एंड फिक्स है, जिसको यहाँ पे फिक्स है इसके अराउंड। अब यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक। ब्लॉक कितनी दूरी पे रखा हुआ है? एल दूरी पर रखा हुआ है।
अब आप ध्यान से देखिए, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, जब इसको घुमाना हम शुरू करेंगे, तो जब ब्लॉक आगे जाने का इस रॉड पे कोशिश करेगा, चलो यहाँ पे फोर्स लगा देते हैं, किस स्पीड से घुमा रहे हैं, ओमेगा 2 से, ठीक। जब ये आगे जाने की कोशिश करेगा, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, नीचे एक फोर्स आएगा, क्या नाम दे दें नीचे वाले को, ग्रेविटी फोर्स mg। ऊपर जाएगा, ऊपर कौन सा फोर्स आएगा, नॉर्मल, अगर दो सरफेस कांटेक्ट में है। अब ब्लॉक आगे जाने की कोशिश करेगा तो पीछे की तरफ क्या लगेगा, फ्रिक्शन म्यू एन। अब जब आगे जा रहा है, एक्सेलरेशन बदल रहा है, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, MAC हम लिखते थे, वो नेट एक्सेलरेशन के कारण आएगा, इस डायरेक्शन में MA नेट। ये समझ में आया कि नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन आपका 0 से लेके अल्फा तक बदल रहा है, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है, और सिमिलर कॉन्सेप्ट पे हमने पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो जब ये घूम रहा है एक सर्कुलर में, तो यहाँ दो टाइप के एक्सेलरेशन आएंगे, क्या क्या आएगा, एक रेडियल आएगा, इसको कौन सा कलर करें, ब्लैक नहीं यूज किया ना, ब्लैक। तो देखो यहाँ पे एक आपका आएगा रेडियल जब ये घूमेगा, और एक आएगा टेंजेंशियल। समझ में आया कि नहीं, ये जो ब्लॉक है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में घूम रहा है, तो इसका टेंजेंशियल ही आएगा, इसी के सरफेस में जब यहाँ आएगा नीचे जाएगा ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, जस्ट आपके विजुलाइज के लिए दिखा रहा था। अब चलो इसको लिखते हैं, क्या हो रहा है पहले उसको आइडेंटिफाई कर देते हैं। when the ruler move makes, क्या कर रहा है, मेक्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, 0 से लेके अल्फा तक इंक्रीज हो रहा है, मेक्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। देखो ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल मत घबराना यार, ये सब क्वेश्चन पिछले कॉन्सेप्ट पे है, ये तो मैं आराम से लिख रहा हूँ ताकि चीजें आपको समझ में आए, कोई डाउट ना रह जाए, इसलिए धीरे धीरे मैं हर चीज आपको सिखा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे इसके रेडियल कौन कंपोनेंट आएगा, ए आर क्या होता है, ए आर आपका होता है आर ओमेगा स्क्वायर, आर यहाँ ओमेगा है, ओमेगा 2 स्क्वायर, और कौन सा रेडियस इसका क्या आएगा, इसके लेंथ के बराबर, तो एल ओमेगा 2 का स्क्वायर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या आएगा, एटी इक्वल टू आता था आर अल्फा, यही आता था ना, आर अल्फा। रेडियस कौन से रेडियस में घूम रहा है, इसका लेंथ जो है यही रेडियस होगा जो इसके चारों तरफ घूमेगा, स्लिप ना मारे, तो एल अल्फा। अब देखो हमें नेट एक्सेलरेशन चाहिए, तो नेट के लिए हम क्या करेंगे, इन सबका रिजल्टेंट ले लेंगे, ए नेट इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 2 मतलब रेडियल का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल का, ओमेगा 2 प्लस एल का स्क्वायर प्लस अल्फा एल का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं ये। अब चलो अगर ये इक्विलिब्रियम में रहे, स्लिप ना करे, तो क्या कंडीशन होगा, जो हमारा म्यू एन है वो बराबर होना चाहिए एम ए नेट के बराबर होना चाहिए कि नहीं। एन की वैल्यू पुट करते हैं, म्यू एम जी इक्वल टू एम ए नेट की वैल्यू डालते हैं, ओमेगा 2 एल का होल स्क्वायर प्लस अल्फा एल का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से एम कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ का स्क्वायर करते हैं, जब स्क्वायर करेंगे म्यू जी का होल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 2 एल का होल स्क्वायर, यही आएगा ना, ओमेगा 2 एल का होल स्क्वायर, चलो इसको इंडिविजुअल लिख देते हैं, प्लस अल्फा स्क्वायर एल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं, यहां से मैं एल स्क्वायर दोनों में कॉमन लेके यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, म्यू जी बाई एल का होल स्क्वायर, क्या किया हूँ, एल स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेके इनको डिवाइड कर दिया हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओमेगा 2 का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर। तो हमको ओमेगा 2 की वैल्यू चाहिए, तो चलिए ओमेगा 2 स्क्वायर इक्वल टू म्यू जी बाई एल का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर उधर प्लस था, इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इधर ओमेगा 2 स्क्वायर है उसका अंडर रूट ले लेते हैं, तो निकल के आएगा म्यू जी बाई एल का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जो हमसे सेकेंड का स्पीड पूछा था, एक मिनट, यहाँ ओमेगा 2 स्क्वायर है, एक चेंजेज है, इसको आप कर देना ओमेगा 2 का एल ओमेगा 2 स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर आएगा,
यहाँ भी स्क्वायर रहेगा, यहाँ ओमेगा की पावर 4 हो जाएगा। देखो एग्जाम में ऐसे ही छोटी-छोटी गलतियां होती हैं, इसलिए केयरफुल होके करिएगा। ओमेगा के पावर 4, यहाँ ओमेगा के पावर 2 नहीं, यहाँ ओमेगा 2 के पावर 4 है। ठीक, जब इसको हम करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं लेंगे, इसको थोड़ा एक करेक्शन है। देखो एग्जाम में कैसे गलती होती है, जरा सा ध्यान गया तुरंत आपकी गलती हो जाएगी, इसलिए ध्यान पूर्वक उसको करिएगा। ये जब पावर 4 है इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 1/4। अभी पहला क्वेश्चन देखे थे जो ब्रिज वाला था, उसमें लीनियर के टर्म में था, यहाँ पे एंगुलर के टर्म में। अगर हमसे स्पीड पूछे कि किस जगह पे उसको लीव करेगी, तो हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ अल्फा है ना, तो फिर यहाँ ए कहाँ से आ गया है? इसको करेक्ट कर देना। ओमेगा 2 इक्वल टू म्यू जी बाई एल का होल स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर पूरे के पावर 1/4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। पहले आप वीडियो को पॉज करिए, एक बार खुद से ट्राई कीजिए। देखो आज के जितने क्वेश्चन हैं सारे एकदम कॉन्सेप्चुअल हैं। अगर ये सब क्वेश्चन आप खुद से कर दे जा रहे हो, आपको सर्कुलर मोशन में कैसा भी क्वेश्चन पूछे आसानी से उसको कर लोगे। चलिए वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने सॉल्व कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कर रहा हूं, देखिए आपसे कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही है। चलो इसको समझते हैं, क्वेश्चन को पहले विजुलाइज करते हैं। इन अ चिल्ड्रेन्स पार्क अ heavy rod is pivoted at the center and is made to rotate about the pivot so that the rod always remains horizontal. Two kids hold the rod near the ends and thus rotates with the top with the rope. Figure. Let the mass of each kid be 15 kg. The distance between the points of the rod where the two kids hold it be 3 meters. And suppose that the rod rotates at the rate of 20 revolution per minute. Find the force of friction exerted by the rod on one of the kids. देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, बस आपको विजुलाइज करने की जरूरत है। देखो ये कह रहा है कि कोई एक चिल्ड्रन पार्क है, आपने देखा होगा चिल्ड्रन पार्क में एक ऐसा बना रहता है, यहाँ पे फिक्स पॉइंट पे पाइवट है, दोनों तरफ दो लोग लटकते हैं। होता नहीं कि किधर वेट ज्यादा है उधर नीचे आ जाएगा, जिधर वेट कम रहेगा उधर ज्यादा आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों का वजन सेम है, तो जिसके कारण राड हमारा हॉरिजॉन्टल में है और ये फिक्स पॉइंट के चारों तरफ घूम सकती है। और सारा डेटा हमको दिया हुआ है, जहां से इन्होंने इसको पकड़ा हुआ है, ये डिस्टेंस कितना है डी। तो चलो जो जो डेटा दिया है उसको हम लिखते हैं। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दिया है 3 मीटर। तो हमें रेडियस चाहिए, क्योंकि जो घूम रहा है हमें एक पे पूछा है, तो यहाँ से यहाँ हमको रेडियस चाहिए ना। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू d/2, जब करेंगे 3/2, ये निकल के आएगा 1.5 मीटर। समझ में आया कि नहीं? रेडियस हमको पता चल गया। और एक किड्स का मास कितना दिया हुआ है 15 केजी। और क्या हमको दिया है, और क्या दिया है, हमको दिया है n। r क्या है यहां लिख देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। r है आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू वन ऑफ द किड्स, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू वन ऑफ द किड्स। और क्या हमको दिया है, किस स्पीड से घूम रहा है वो भी दिया है n। n इक्वल टू क्या दिया हुआ, 20 रिवोल्यूशन पर मिनट, और मैंने आपको बताया था रिवोल्यूशन पर सेकेंड में कर देना। उसके लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। रिवोल्यूशन पर सेकेंड आ गया, मतलब 1/3 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। अब हमसे पूछ रहा है कि एक चाइल्ड पर कितना फोर्स आएगा। अब इमेजिन करिए, जब इस रॉड है इसके अलोंग घूमेगा, तो अगर ये इस पॉइंट से आगे न जाए तो इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट करेंगे उसको आप समझिए। अगर ये बाहर जाएगा, घूम रहा है, तो बाहर की तरफ ही तो फोर्स आएगा, सेंट्रीफ्यूगल एम आर ओमेगा। और ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा है उसके बराबर।
मान देते हैं वो कितना है अपना एफ। जो फ्रिक्शनल फोर्स है, देखो रॉड को यार ऐसे हाथ से पकड़ा है और ये घूम रहा है चारों तरफ, तो इसके हाथ और रॉड के बीच जो फ्रिक्शन आएगा वही फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर, जिसको हम स्मॉल एफ से लिख रहे हैं। अब किसी तरह हम एम आर ओमेगा की वैल्यू निकाल ले, वही हमसे पूछ रहा है, फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द रॉड ऑन वन ऑफ द किट्स। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बस आपको विजुलाइज करने आना चाहिए, सारा चीजें क्लियर हो गया। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या चाहिए? F इक्वल टू एम, मास दिया हुआ है, आर रेडियस भी दिया हुआ है, ओमेगा स्क्वायर, लेकिन ओमेगा की वैल्यू नहीं दी है, नहीं दी है तो कोई नहीं। ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एन, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, 2 पाई एन की वैल्यू कितना आई है? 1/3 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, और एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट रेडियन पर सेकेंड। समझ में आया कि नहीं? अब चलो इसका वैल्यू पुट करते हैं। F इक्वल टू एम की वैल्यू कितना है? एक बच्चा 15 केजी का है, रेडियस 1.5, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई 3 का होल स्क्वायर, यही दिया है ना। अब चलो सबका वैल्यू रखते हैं। जब इन सबका हम वैल्यू पुट करेंगे, ये कितना निकल के आएगा? 15 इंटू 1.5, 15 15 हुए 225, 22.5 इंटू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकल के आएगी 10 पाई स्क्वायर। ये रहा आंसर जो हमसे पूछ रहा था कि एक चाइल्ड के द्वारा कितना फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो ये रहा फाइनल आंसर। देखो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को निकाल लिया, कुछ नहीं करना था, जो जो क्वेश्चन में हमसे जैसे पूछ रहा था बस वैल्यू पुट करिए, सारा आंसर आपको मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो, वीडियो को एक बार पॉज करिए, फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये समझे ना फ्रिक्शन फोर्स क्यों पीछे लग रहा है? क्योंकि जब ये घूमेगा तो ये लड़का जो है आगे जाएगा, जिसको बैलेंस करेगा फ्रिक्शन फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बस उसी को हमने बैलेंस किया, सारा डेटा दिया हुआ था और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं कर रहा हूं, देखिए मिस्टेक्स आपसे कहां पे हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट है मिस्टेक्स को रिमूव करना, क्योंकि अभी से अगर आप अपनी गलतियां सुधारना चालू किए, एक ऐसा टाइम आएगा कि सारा क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। A particle is projected with a speed u at an angle theta with the horizontal. Consider a small part of its path near the highest position and take it approximately to be a circular arc. What is the radius of this circle? This radius is called the radius of the curvature at the point. देखो यार कितना इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा होगा ना, उसको मिक्स करके यहाँ पे ऐड किया है। तो चलो एक कह रहा है कि एक पार्टिकल है, तो बना देते हैं एक्स वाई, जो यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक, यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है। ये रहा इसका मैक्सिमम पॉइंट। ये पूछ रहा है कि जब मैक्सिमम पॉइंट पे आया उस समय उस सर्कल का रेडियस क्या होगा जिसमें वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है? अब चलो एनालिसिस करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है प्रोजेक्टाइल मोशन का, उसको एक बार देख लीजिए। देखो जैसे जैसे चैप्टर आगे जाएगा, पिछले सारे चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड होते जाएंगे, इसलिए सारे चैप्टर पर कमांड अच्छे से रखना। तो वहां क्या था, जो हाईएस्ट पॉइंट होता था वहां पे वेलोसिटी क्या होती थी? वहां पे वेलोसिटी आपकी होती थी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती थी। जब प्रोजेक्टाइल किया गया तो दो डायरेक्शन होती थी, एक एक्स होता था, एक वाई होता था। तो जब यहाँ पे वेलोसिटी आएगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है along द मोशन वी एक्स इक्वल टू, इसको हम भी कर देते हैं, वी एक्स इक्वल टू वी कॉस थीटा। भी दिया है कि यू दिया है? यू दिया है ना, यू दिया है, तो नहीं, इसको भी नहीं, यू ही करेंगे।
वी एक्स इक्वल टू निकल के आ गया यू कॉस थीटा हाईएस्ट पॉइंट पर। और हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है? हर पॉइंट पे दो वेलोसिटी होगी ना, एक हॉरिजॉन्टल होगी एक वर्टिकल होगी। तो यहाँ पर जो आपका वर्टिकल वेलोसिटी आएगा वो होता है वी वाई इक्वल टू 0 टॉप पॉइंट पे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एट द हाईएस्ट पॉइंट, एट द हाईएस्ट पॉइंट वी वाई इक्वल टू 0। वी एक्स इक्वल टू कितना है? वी एक्स इक्वल टू है हमारा यू कॉस थीटा। और जो नेट वेलोसिटी आती है वो कितना आती है? वी इक्वल टू, अगर किसी भी पॉइंट में हम प्रोजेक्टाइल में निकालते थे वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, जब हम यहाँ से निकालेंगे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट लेंगे, वी इक्वल टू निकल के आएगा यू कॉस थीटा। समझ में आ गया कि नहीं? वेलोसिटी हमें मिल गई। अब देखो जब मैक्सिमम पॉइंट पे आया, अगर इसका मास m है, यहाँ पे लिखता हूं अगर इसका मास m है तो नीचे क्या आएगा? जो m मास का पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया है mg। और इसे बैलेंस करके कौन रखेगा ताकि ये बाहर ना जाए? इसको बाहर करने वाला सर्कुलर मोशन में कौन है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर। और जिस रेडियस में घूम रहा है मान लेते हैं r रेडियस में घूम रहा है, जो हमसे पूछा गया है। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो रहा है? mg जो है, mg किसके बराबर हो रही? जो इसका वेट है इसको कौन बैलेंस कर रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाई r। समझ में आया कि नहीं? अब बस कुछ नहीं, v की वैल्यू रखो, m से m कैंसिल हो गया। हमसे r पूछ रहा है v स्क्वायर बाई g, v की वैल्यू रख देते हैं u cos थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। तो यहाँ से जिस रेडियस में घूमेगा वो क्या निकल के आएगा? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जो आज का लेक्चर है वो प्योरली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन अच्छे से खुद से समझ के कर लिए तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं सर्कुलर मोशन में आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं रुकेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए एससी वर्मा का ये आखिरी क्वेश्चन करते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद एससी वर्मा का जो सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन थे जो बचे हुए हैं आप उसको करोगे, सिमिलर कॉन्सेप्ट पे है उसको आराम से कर दोगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं किया था, पहले इसको आप खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कर रहा हूं और देखिए कि मिस्टेक्स आप पे कहाँ हो रही है। तो चलो इसको समझते हैं। देखो क्वेश्चन लंबा देख के बिल्कुल नहीं डरना है, लंबे क्वेश्चन में सब कुछ एक्सप्लेन किया रहता है। तो चलो इसको रीड करते हैं। अ टेबल विथ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज प्लेस्ड इन अ केबिन which moves in a circle of a large radius r. Smooth pulley of small radius is fastened to the table. Two masses m and 2m placed on the masses are held by a person with the strings along the outward radius, and then the system is released from rest with respect to the cabin. Find the magnitude of the initial acceleration of the masses as seen from the cabin and the tension in string। देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको करोगे दो चैप्टर का कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। एक न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में जो हमने पुल्ली लॉ सीखा था उसका होगा, और उसके अलावा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों का अप्लाई हो रहा है। तो जो कंपटीशन में एग्जाम पूछे जाते हैं वो इसी तरीके से पूछे जाते हैं। कोई एक क्वेश्चन रहे जो 2 से 3 चैप्टर को कवर करे, क्योंकि 30 टू 35 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। आपके जेई में अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन और नेट में अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन, जिसमें पूरी फिजिक्स उनको टच करना है। तो हर टॉपिक पे तो एक एक क्वेश्चन बनाएंगे नहीं, इसलिए वो लोग ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करता है जिसमें 2 से 3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट यूज हो। एक क्वेश्चन को समझे ना, एक टेबल है, एक केबिन के अंदर रखा गया है। इस पूरे केबिन को जिसको एक आर रेडियस से घुमाया जा रहा है, मान लेते हैं किस स्पीड से, ये देखो इसके चारों तरफ ओमेगा स्पीड से घुमाया जा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो ब्लॉक है, देखो जब इसको घुमाओगे
ये डिस्टरबेंस होगा कि नहीं, तो ए ब्लॉक M2 का भी कुछ एक्सेलरेशन से आगे जाएगा या पीछे जाएगा। और ये रहा M1 और ये नीचे का है M2, ना दिख रहा हो तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। और ये जो स्ट्रिंग है जिससे दोनों जुटे हुए हैं, इस पे कितना टेंशन आएगा ये आपसे पूछ रहा है। इस पे टेंशन समझ में आया कि नहीं, क्या पूछ रहा है, टेंशन पूछ रहा है। अब हम मान लेते हैं कि जो ब्लॉक हमारा 2m है वो हमारा ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है जब इसको घुमाए, और जो ब्लॉक M1 है वो ए एक्सेलरेशन से राइट साइड में जा रहा है। हमने माना है कि ऐसा हो रहा है, और जब इसको हम घुमा रहे हैं तो पूरे सिस्टम पर क्या आएगा, पूरे सिस्टम पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा कि नहीं, mr ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे जैसे जैसे M1 M2 चेंज करेंगे उस हिसाब से चेंज होगा। तो अभी इसके लिए हम इसको मिटा देते हैं, केवल क्या लिख देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू। अब हमें क्या करना है कि इसका हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। एक बार M1 का बनाता हूं, एक बार M2 का, जैसा हम पहले से करते आए हैं। अगर आपने लॉ ऑफ मोशन में पुली लॉ का हमारा लेक्चर नहीं देखा है, एक बार जाके देखिए, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन कराया हूं, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले M1 का बनाते हैं। M1, अब देखो M1 पे क्या लग रहा है, उसको हमने माना है कि ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। चलो ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, और जब आर रेडियस में ओमेगा स्पीड से घूम रहा है तो इस पे क्या आएगा, इस डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा आउटवर्ड में लगता है। इसकी वैल्यू डाल देते हैं mr ओमेगा स्क्वायर। और क्या है, इस पे एक स्ट्रिंग से लगी हुई है जिस पे टेंशन T आएगा। इसी तरह दूसरा M2 है, इसका मास कितना दिया हुआ है, 2m। M2 की वैल्यू देखो यहाँ लिख देता हूँ, M1 इक्वल टू m और M2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2m। एक क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है टेंशन कितना होगा और एक्सेलरेशन कितना होगा, इसकी वैल्यू बताना है। समझ में आ गया कि नहीं। अब चलो 2m का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। 2m, अब देखो 2m mr ओमेगा स्क्वायर, एक मिनट, m को हम क्या कर देते हैं, स्मॉल m से कर देता हूं, क्योंकि M1 की वैल्यू क्या दी हुई है, M1 की वैल्यू m दी है। अब ये रहा m, यहाँ भी आ गया mr ओमेगा स्क्वायर। अब mr ओमेगा स्क्वायर आएगा, लेकिन m की वैल्यू यहाँ क्या है, 2m, 2mr ओमेगा स्क्वायर। इधर भी टेंशन लगेगा T, और ब्लॉक 2m किधर हमने माना है, ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो पहले यहाँ पे लिख देता हूँ जो यहाँ पे हमने माना था, क्या माना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेट द बिगर मास एक्सेलरेट ए। जब ए एक्सेलरेशन से ऊपर आएगा, सेम स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, तो ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं। अब चलो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं। वो क्या कहता है, समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए। एम इसका मास और ए एक्सेलरेशन है। अब पहले के लिए हम एम के लिए लिखते हैं इक्वेशन। जब एम के लिए लिखेंगे तो किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव आएगा, वहां मैंने बताया था कैसे लिखते हैं। तो ए नीचे की तरफ जा रहा है, फोर्स भी नीचे है, नेट फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर माइनस टी, यही ना, इक्वल टू एक्सेलरेशन एम इंटू ए। हमने माइनस टी क्यों किया, क्योंकि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है और टेंशन उसके अपोजिट में है। तो हम यहाँ पे इसको अरेंज करते हैं, ये सारे टर्म को इधर ले आता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, टी, यही होगा ना, टी प्लस एम ए माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको मान देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब चलो 2m के लिए लिखते हैं। 2m कलर चेंज कर देता हूं। जब 2m के लिए लिखेंगे, ये एक्सेलरेशन टेंशन की डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में फोर्स पॉजिटिव लेना है, इसको आप याद रखना। तो फोर्स एक आपका टेंशन है, दूसरा क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो लिखते हैं T माइनस 2mr ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम ए। एम कितना है, 2m, एक्सेलरेशन हमने कितना माना है, a। इसको भी अरेंज करते हैं, T माइनस 2ma माइनस 2mr ओमेगा स्क्वायर। इसको मान देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब आप ध्यान से देखो, यहाँ t है, यहाँ t है। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो यार, कैलकुलेशन एकदम फास्ट होनी चाहिए।
अगर ये सब इतना क्वेश्चन मैंने कराया है ना, वो भी आप अगर खुद से अब तक कर रहे होंगे, कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो चुकी होगी। जब देखो यहाँ माइनस करेंगे t माइनस टी, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस एम ए और माइनस ए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एम ए, और प्लस 2ma, तो ये आ जाएगा 3ma, और इधर माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर और माइनस 2m r ओमेगा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2m r ओमेगा स्क्वायर, मतलब इधर आ जाएगा आपका क्या निकल के आएगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये देखो ये माइनस है, ये माइनस 2m r ओमेगा स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे निकल के आएगा 3ma स्क्वायर इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू क्या आएगा 0। अब हमें चाहिए 3ma, उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा माइनस m r ओमेगा स्क्वायर, m से m कैंसिल हो गया। हमसे क्या पूछा है असलरेशन, a इक्वल टू माइनस r ओमेगा स्क्वायर बाई 3, तो हमसे केवल वैल्यू पूछा है, साइन के साथ नहीं। तो यहाँ डायरेक्शन जो हमने माना है उसका अपोजिट होगा, मतलब जो हमारा ब्लॉक ए है, जो ब्लॉक M1 है वो लेफ्ट साइड आएगा और ब्लॉक M2 है वो नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि देखो ए की वैल्यू जिस डायरेक्शन में हमने माना है वो माइनस आ गई है, तो ए की वैल्यू आएगी r ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। समझ में आया कि नहीं? अब ए इक्वेशन तो उसी डायरेक्शन में आई है, अब हमें टी की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं, पुट। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट तो कुछ नहीं है, लेकिन इसको आप करोगे ना तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपका क्या है, ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 है t प्लस एम ए, तो t प्लस एम, ए की वैल्यू हमने कितना निकाला है, ए की वैल्यू माइनस है ना, माइनस r ओमेगा स्क्वायर बाई 3 माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया है, एलसीएम लेंगे तो ये निकल के आएगा 3t माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर माइनस यहाँ 3 का एलसीएम 1 आएगा तो 3m r ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 3 का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 3t इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 4m r ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से हमें t की वैल्यू चाहिए तो t इक्वल टू 4/3 m r ओमेगा स्क्वायर। हमसे टेंशन पूछा था तो टेंशन की वैल्यू कितनी निकल के आई 4/3 m r ओमेगा स्क्वायर, और असलरेशन की वैल्यू कितनी आई है r ओमेगा स्क्वायर बाई 3। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो वीडियो को पॉज करना, एक बार फिर से देखना, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा, आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, जो भी क्वेश्चन आए होंगे वो सब इसके अंदर ही आएंगे। और जो मैं हर क्वेश्चन में 2 से 3 कॉन्सेप्ट डिस्कस किया नहीं, 2 से 3 पार्ट, एग्जाम में आपको कोई एक ही पार्ट पूछेगा। ये तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी डायरेक्शन में घुमाए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी, आप उसको आसानी से सॉल्व कर दोगे। तो ये रहा आज का सेशन, जिसमें हमने एससी वर्मा के सारे प्रॉब्लम जो इंपॉर्टेंट थे उसको फिनिश कर दिए हैं। अगले प्रैक्टिस सेशन में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई या नीट का उसको डिस्कस करेंगे, 2 से 3 लेक्चर उसको प्रैक्टिस करेंगे। जब आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा फिर हम अगले चैप्टर का जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है फिर उसका क्वेश्चन चालू करेंगे। तो अगर आप हमारे सेशन को फॉलो कर रहे हैं, डेफिनेटली फिजिक्स में आपकी अच्छी रैंक आने से कोई नहीं रोक सकता है। बस जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना आप फॉलो करिए। जो लोग हमारे चैनल से शुरू से स्टडी कर रहे हैं उनको पता होगा कि मैंने एक सेशन बनाया था जो अभी जेईई मेन 2024 का एग्जाम हुआ, उसका सारा क्वेश्चन हमारे नोट से ही आया हुआ है। तो अगर आप लोग इस सेशन से अपनी तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल से, बेफिक्र होकर सारा लेक्चर देखिए, डेफिनेटली आपकी रैंक अच्छी आएगी। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देता हूं, वहां से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप वीडियो के कमेंट में डालिए या टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं,
फीडबैक देके ज़रूर बताइएगा ये सारे सेशन आपको कैसे लगे, क्योंकि जब तक आप फीडबैक नहीं दोगे हमको नहीं पता चलेगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस होती है, वहाँ तो स्टूडेंट लोग को देख के समझ में आ जाता है उनके क्या-क्या डाउट हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में केवल कमेंट ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे हम आपकी बातों को समझ सकते हैं। तो इसलिए कमेंट ज़रूर कीजिए, बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।